सोचिए, समुद्र के नीले पानी पर अचानक एक काला चिपचिपा दानव फैल जाए। एक ऐसा दानव जो मूंगे की चट्टानों को पत्थर बना दे, हजारों समुद्री कछुओं का दम घोंट दे और मछलियों को हमेशा के लिए गायब कर दे। एक ऐसा काला जहर जो सांस लेने वाली हर चीज को मौत की नींद सुला दे। पिछले 10 सालों में गीजा के 15 पिरामिडों के बराबर तेल हमारे समुद्रों में बह चुका है और इसका ज्यादातर हिस्सा हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस तबाही को रोकने का सबसे शक्तिशाली हथियार हमारे आपके घरों में मौजूद कचरे में छिपा है। फिलीपींस में जब इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव हुआ और दुनिया की सारी बड़ी बड़ी तकनीकें फेल हो गईं, तब वहां के लोगों ने एक ऐसा हैरान करने वाला और पागलपन भरा फैसला लिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने हजारों टन कचरा समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि इसे इंसानियत का सबसे हरा भरा समाधान बताया। तो आखिर वो कौन सा कचरा था? वो क्या जादुई चीज थी जिसने तेल के इस दानव को घुटनों पर ला दिया? और कैसे एक बेकार समझी जाने वाली चीज ने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम कचरा समझते हैं, कहीं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत तो नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिलीपींस का काला दिन, जब समुद्र ने मातम मनाया। यह कहानी शुरू होती है 11 अगस्त 2006 को। फिलीपींस के खुले समुद्र में एमटी सोलर 1 नाम का एक तेल टैंकर, जिसमें 5 लाख गैलन यानी लगभग 20 लाख लीटर गाढ़ा और जहरीला बंकर फ्यूल भरा था, एक समुद्री तूफान में फंसकर डूब गया। यह तेल इतना ज्यादा था कि 840 स्विमिंग पूल भर सकता था। यह फिलीपींस के इतिहास का सबसे भयानक तेल रिसाव था। कुछ ही दिनों में पास का खूबसूरत गुइमारास द्वीप, जो अपने सफेद समुद्र तटों और मीठे आमों के लिए मशहूर था, एक मातम की जगह में बदल गया। समुद्र का नीला पानी एक काले चिपचिपे दलदल में बदल गया था। तेल की यह तारकोल जैसी चादर मीलों तक फैल गई। 3700 एकड़ से ज्यादा का इकोसिस्टम, जिसमें मैंग्रोव के जंगल, समुद्री घास और मूंगे की चट्टानें थीं, इस तेल के नीचे दबकर दम तोड़ रहे थे। सबसे बुरी मार टैक्लोंग मरीन रिजर्व पर पड़ी, जो समुद्री जीवों का स्वर्ग माना जाता था। पानी इतना जहरीला हो गया कि सरकार को मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगानी पड़ी। रातों रात 20,000 मछुआरों की रोजी रोटी छिन गई। जिन गांवों में कभी मछुआरों के गीत गूंजते थे, वहां अब खामोशी और लाचारी का सन्नाटा पसर गया था। परिवार टूट गए, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए और टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो गया। फिलीपींस ने तेल साफ करने के सभी अंतरराष्ट्रीय तरीके आजमाए, तैरते हुए बैरियर, स्किमिंग मशीनें, महंगे केमिकल्स, लेकिन उस गाढ़े तारकोल जैसे तेल के आगे सब कुछ फेल हो गया। स्किमिंग मशीनों के मुंह जाम हो रहे थे और केमिकल्स पानी को और भी जहरीला बना रहे थे। यह तेल रेत और पत्थरों में ऐसे चिपक गया था जैसे कभी छूटेगा ही नहीं। तब फिलीपींस ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं, बालों का हथियार, एक अनोखा प्रयोग। जब बड़ी बड़ी मशीनें हार गईं, तो एक अजीब सा आइडिया सामने आया, इंसानी बाल। जी हाँ, आपने सही सुना। गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों ने मिलकर रामबूम नाम का एक अभियान चलाया। मनीला से लेकर सिबू तक हजारों सैलूनों ने बाल इकट्ठा करने के डिब्बे लगा दिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने बाल दान करने के लिए लाइनें लगा दी। इन बालों को नायलॉन की जालियों में भरकर विशालकाय तैरने वाले बूम बनाए गए और उन्हें समुद्र में तेल को रोकने के लिए बिछा दिया गया। लेकिन बाल ही क्यों? इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। इंसानी बालों में एक अनोखी खूबी होती है, यह तेल को अपनी तरफ खींचता है लेकिन पानी को दूर फेंकता है। इसे ओलियोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कहते हैं। बालों का हर एक रेशा तेल को अपनी सतह पर चिपका लेता है और उसे सोखता नहीं, जिससे वो घंटों तक पानी पर तैरते हुए तेल को सोखता रहता है। यह आइडिया काम कर गया, लेकिन यह परफेक्ट नहीं था। बालों में मौजूद केमिकल और डाई समुद्री जीवन के लिए खतरा थे और उन्हें बाद में समुद्र से निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी। फिलीपींस को एक और बेहतर, एक और प्राकृतिक हथियार की तलाश थी, नारियल की जटा, कचरे से बना सबसे बड़ा रक्षक। और वो हथियार उन्हें मिला सालों बाद, 2023 में। जब एक और जहाज डूबा, तो इस बार फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने बालों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत सूखे नारियल के छिलकों यानी जटा से भरे बोरे समुद्र के किनारे लाकर उनसे बूम बनाए और पानी में छोड़ दिए। यह कोई तुक्का नहीं था, बल्कि सालों के शोध का नतीजा था। फिलीपींस दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादकों में से एक है, जहां हर साल लाखों टन नारियल की जटा को कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। नारियल का हर हिस्सा काम आता है, पानी पीने के लिए, गिरी खाने के लिए, तेल कॉस्मेटिक्स के लिए, लकड़ी और पत्ते घर बनाने के लिए। सिर्फ उसका छिलका, जो फल का 35% वजन होता है, बेकार माना जाता था। लेकिन विज्ञान ने जब इस कचरे की जांच की तो दुनिया हैरान रह गई। नारियल की जटा में 45% लिग्निन होता है, जो किसी भी पौधे में सबसे ज्यादा है। लिग्निन एक प्राकृतिक तेल का चुंबक है।
इसकी स्पंज जैसी बनावट में लाखों छोटी छोटी नलियां होती हैं जो तेल को तेजी से सोख लेती हैं, लेकिन पानी को छूती तक नहीं। 1 किलो जटा अपने वजन से 8 गुना ज्यादा तेल सोख सकती है। यह 1 हफ्ते तक पानी में तैर सकता है और फिर भी तेल सोखता रहता है। थाईलैंड में हुए एक प्रयोग में इसने भूसे से 30 गुना ज्यादा तेल सोखा। कचरे का कायापलट, एक ग्लोबल क्रांति। यह खोज एक क्रांति थी। अब तेल रिसाव होने पर नारियल की जटा को पानी पर बिखेर दिया जाता है। यह तेल को सोखकर तैरने लगती है, जिसे बाद में आसानी से इकट्ठा कर लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, सोखे हुए तेल को निचोड़कर रिसाइकल किया जा सकता है और उसी जटा को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब यह जटा पूरी तरह खराब हो जाए तो यह प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं फैलाती, बल्कि खाद या बायो फ्यूल में बदल जाती है। यह प्लास्टिक बूम से 20 से 30 गुना सस्ता, पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और एक 100% असरदार है। इस खोज ने एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। जो किसान कल तक नारियल के छिलकों को जला देते थे, आज वो उन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज जापान और सिंगापुर जैसे देश पानी साफ करने के लिए नारियल के छिलकों से बने एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलीपींस में नारियल की जटा की कीमत 3 गुना बढ़ गई है और इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देश इसे हजारों टन में यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे कल तक दुनिया कचरा कहती थी। आज यूनाइटेड नेशंस उसे तेल प्रदूषण से लड़ने वाला मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार मान चुका है। भारत के लिए एक सुनहरा अवसर। जब हम नारियल की इस कहानी को देखते हैं तो हमें अपने देश की विशाल तटीय रेखा और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों के नारियल के बागानों की याद आती है। हमारा देश भी दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादकों में से एक है। हमारे यहाँ भी हर साल लाखों टन नारियल की जटा बेकार हो जाती है या उसे बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। यह फिलीपींस की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक और एक सुनहरा अवसर है। हम भी इस सुनहरे फाइबर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। हम भी अपनी समुद्री सीमाओं को तेल प्रदूषण से बचाने के लिए इस सस्ती और प्राकृतिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे समुद्रों को बचाएगा, बल्कि हमारे नारियल किसानों की आय को कई गुना बढ़ा देगा और लाखों नए रोजगार पैदा करेगा। यह है वेस्ट टू वेल्थ और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। भविष्य की लड़ाई। एक तरफ नारियल की जटा जैसा सरल समाधान है, तो दूसरी तरफ दुनिया के वैज्ञानिक और भी हाई टेक हथियार बना रहे हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने ओलियो स्पंज बनाया है, जो अपने वजन से 90 गुना ज्यादा तेल सोख सकता है। मिट के वैज्ञानिक सोलर पावर से चलने वाले रोबोट्स का झुंड बना रहे हैं, जो समुद्र से तेल को साफ कर सकें। कुछ वैज्ञानिक तो तेल खाने वाले बैक्टीरिया को विकसित कर रहे हैं। नॉर्वे जैसा देश तो हर साल जानबूझकर समुद्र में तेल गिराकर अपनी रेस्क्यू टीमों को असली खतरों के लिए तैयार करता है। ये सभी तरीके अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन नारियल की जटा की कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे जटिल मशीनों में नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। यह कहानी इंसानियत की उस खोज की है जहां हमने सीखा कि जब प्रकृति पर संकट आता है तो उसका इलाज भी खुद प्रकृति ही हमें देती है। आपको नारियल की जटा के इस चमत्कारी इस्तेमाल के बारे में क्या लगता है? क्या हमें ऐसे ही और प्राकृतिक समाधानों को खोजने की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।